नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक संपन्न हुई। केरल सरकार मैनहोल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करेगी। अमेजन कंपनी ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म में शामिल हो गई है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक कोर में एक नई परत की खोज की। नवाचार और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और जर्मनी का विजन दस्तावेज जारी किया गया। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों ने पहला समकालिक गिद्ध सर्वेक्षण संपन्न किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सदस्य देश ऋण सुभेद्यताओं को दूर करने पर सहमत हुए। ये भारत की अध्यक्षता में FMCBG की पहली बैठक थी। इस बैठक के बाद G20 FMCBG बैठक का अध्यक्षीय सारांश और परिणामी दस्तावेज जारी किया गया। घाना, श्रीलंका, जाम्बिया और इथियोपिया जैसे निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ऋण सुभेद्यताओं को संबोधित करना FMCBG की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। यदि ऋण सुभेद्यताओं को दूर नहीं किया गया तो ये वैश्विक मंदी का कारण बन सकती हैं और साथ ही लाखों लोगों को चरम गरीबी में धकेल सकती हैं। और आइए अब आपको बताते हैं डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव यानी DSSI। इससे परे G20 कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। आपको बता दें कि ये G20 और पेरिस क्लब देशों का एक समझौता है। ये फ्रेमवर्क DSSI के लिए पात्र 73 निम्न आय वाले देशों के लिए ऋण समाधान पर समन्वय और सहयोग करता है। इस फ्रेमवर्क में G20 के आधिकारिक द्विपक्षीय ऋणदाता देश शामिल हैं। इनके साथ साथ चीन, भारत, तुर्की या सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। हालांकि ये देश पेरिस क्लब के सदस्य नहीं हैं। ये फ्रेमवर्क ऋणी देश द्वारा अनुरोध किए जाने पर गहन ऋण पुनर्संरचना के लिए प्रावधान करता है। इसके तहत ऋण के निवल वर्तमान मूल्य में पर्याप्त कमी की जाती है ताकि स्थायित्व बहाल हो सके। पेरिस क्लब ऋणदाता राष्ट्रों का एक अनौपचारिक समूह है। इस क्लब का उद्देश्य ऋणी देशों द्वारा सामना की जाने वाली भुगतान संबंधी समस्याओं का व्यवहारिक समाधान खोजना है। इस क्लब के 22 सदस्य हैं। भारत और चीन इसके सदस्य नहीं हैं। इसमें ऋण सुभेद्यताओं की बात की जाए तो सबसे पहले ऋण सुभेद्यता को समझना जरूरी है। ऋण सुभेद्यता वो जोखिम पूर्ण स्थिति है जब एक देश ऋण चुकाने की क्षमता और तरलता की शर्तों का उल्लंघन कर सकता है तथा संकटग्रस्त हो सकता है। इसमें प्रत्येक देश की अलग अलग ऋण सुभेद्यताओं की सीमा होती है। ये कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे वर्तमान ऋण, आर्थिक नीतियाँ, शासन की क्षमता, ऋण की शर्तें आदि। इसके अलावा इसमें ऋण स्थिरता की शर्तों के बारे में भी बात की गई है। इसमें ऋण को स्थिर माना जाता है यदि ऋणी देश में मजबूत नीतिगत उपाय किए बिना भविष्य में ऋण भुगतान करने की क्षमता है। ऋणी देश द्वारा ऋण भुगतान में डिफॉल्ट करने की संभावना नहीं होती है या ऋण शर्तों पर फिर से समझौता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। FMCBG में कई बिंदुओं पर सहमति बनी। आधिकारिक द्विपक्षीय और निजी ऋणदाता बहुपक्षीय समन्वय को मजबूत करेंगे। DSSI से परे कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट ट्रीटमेंट्स का अनुमानित, समयबद्ध, व्यवस्थित और समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। विश्व बैंक ने DSSI को वर्ष 2020 में लॉन्च किया था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह निष्पक्ष और व्यापक रूप से वैश्विक ऋण परिदृश्य पर एक G20 नोट तैयार करेगा। और आपको बता दें कि ऋण सुभेद्यताओं को बढ़ाने वाली और भी कई स्थितियां हैं, जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में उच्च ऋण जोखिम वाले देश या तो डिफॉल्ट कर गए या उन पर सोवेरेन डिफॉल्ट्स का खतरा बना हुआ है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि वैश्विक आर्थिक समृद्धि काफी मंद हो रखी है। इसके अलावा उच्च मुद्रास्फीति दर है, साथ ही कोविड-19 महामारी का आ जाना और इसके अलावा सख्त वित्तीय नीतियां। और आइए अब बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। ये पेपर 3 और पेपर 1 जिसमें कि सुभेद्य वर्गों के बारे में बात की गई है, उन दोनों का टॉपिक और दोनों जगह आप इसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसको ऐसे वगैरह में भी उदाहरण के तौर पर रख सकते हैं। केरल सरकार मैनहोल की सफाई करने के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करेगी। केरल सरकार ने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध शहर गुरुवायूर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक सफाई कर्मी बैंडिकूट का उपयोग करने का निर्णय लिया है और इस तरह से केरल अपने सभी अधिकृत मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बैंडिकूट रोबोट विश्व का पहला रोबोट सफाई कर्मी है। इसका विकास केरल की एक कंपनी जेन रोबोटिक्स ने मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत
भारत अभियान पहल के तहत किया है। ये कितनी सुंदर बात है और कितनी अच्छी बात है कि जनरली जिन लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है, इस कंपनी ने राष्ट्रहित में तो ये काम किया ही है, साथ ही समाज के एक ऐसे वर्ग के लिए काम किया है जिनके बारे में अक्सर हम सुर्खियों में पढ़ते तो थे कि मेन होल की सफाई करते हुए एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई या 2-3 लगातार कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, लेकिन डीप डाउन जाकर के किसी ने भी उस पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया था। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, इसे सराहा जाना चाहिए वाकई में। आपको बता दें कि इस रोबोट बैंडिकूट में वाटरप्रूफ और HD विजन कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही मैनहोल के अंदर हानिकारक गैसों की पहचान के लिए गैस सेंसर्स लगाए गए हैं। हाल ही में बैंडिकूट ने केरल प्राइड पुरस्कार प्राप्त किया था। इससे पहले हाथ से मैला उठाया जाता था या सीवरों या सेप्टिक टैंक से मानव मल को हाथ से उठाने की कुप्रथा है। इसको रोकने के लिए देश में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम PEMSR 2013 बनाया गया है और इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा मानव मल को मैनुअल रूप से साफ करने, ढोने, निपटाने या किसी तरह से प्रबंधित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा जारी रहने के पीछे कई कारण हैं। दरअसल इस अधिनियम को अच्छी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा पुनर्वास योजना सही तरीके से नहीं बनाई गई है और इस कुप्रथा के प्रति समाज का व्यवहार उदासीन रहा है। अब ये व्यवहार जो है उदासीन क्यों रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या और पॉइंट्स हो सकते हैं, वो आप सब कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि हाथ से मैला उठाने की जो कुप्रथा है उसके उन्मूलन के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना शुरू की है, जिसे नमस्ते कहा जाता है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया गया है। अमेज़न कंपनी ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म में शामिल हो गई है। अमेज़न अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क और सॉफ्टवेयर समूह स्मार्ट कॉमर्स को ONDC के साथ एकीकृत करेगी। स्मार्ट कॉमर्स सॉस यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस उत्पादों का एक समूह है। ये अमेज़न वेब सर्विसेज द्वारा संचालित है। ये भारत में MSMEs को डिजिटल माध्यमों में अपना कारोबार शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। साथ ही उन्हें ONDC नेटवर्क से जुड़ने के लिए सक्षमकर्ता भी उपलब्ध कराएगा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ONDC परियोजना शुरू की है। इसे डिजिटल एकाधिकार को रोकने और ई-कॉमर्स साइट्स पर खुदरा विक्रेताओं को सूचीबद्ध करने के लिए मानकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स पर वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के सभी पहलुओं के लिए एक मुक्त नेटवर्क को बढ़ावा देता है। ONDC पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने का कार्य भारतीय गुणवत्ता परिषद को सौंपा गया है। ONDC का महत्व ये है कि ये ई-कॉमर्स के लोकतांत्रिकरण और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। ये विक्रेताओं, विशेष रूप से किराना स्टोर मालिकों को बड़ा बाजार प्रदान करेगा। ये उपभोक्ताओं को अपने पसंदीदा स्थानीय व्यवसायी को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ONDC के समक्ष चुनौतियां ये हैं कि विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि से ये जरूरी नहीं कि इस नेटवर्क पर खरीदार की संतुष्टि में सुधार होगा। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स पहले से ही संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहे हैं, वहां से ग्राहकों को ONDC पर लाना आसान नहीं होगा। साथ ही जवाबदेही पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि विशेष रूप से ग्राहकों की शिकायतों और रिटर्न संबंधी मुद्दों को कैसे हल किया जाएगा, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं की गई है। दरअसल ONDC बाजार और समुदाय के नेतृत्व वाली एक पहल है। ये एक मुक्त नेटवर्क है। ये किसी केंद्रीय मध्यवर्ती की जरूरत की संभावना को समाप्त करता है। ये डिजिटल कॉमर्स के बड़े पैमाने पर विस्तार को संभव बनाता है। ये बड़े पैमाने पर नवाचार को बढ़ावा देगा। और अब आपको बता दें कि ONDC क्या नहीं है। ये कोई सरकारी विनियामक संस्था नहीं है, ये कोई एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म भी नहीं है, ये कोई केंद्रीय मध्यवर्ती नहीं है और ये व्यवसायों को डिजिटाइज करने का माध्यम भी नहीं है। अब तक आपने पृथ्वी की सिर्फ 4 परतों के बारे में पढ़ा होगा, भूपर्पटी, मेंटल, उसमें भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और उसके बाद कोर। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक कोर में एक नई परत की खोज की है। इस नवीन परत की खोज ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के भूकंप वैज्ञानिकों ने की है। ये परत पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतर एक ठोस धात्विक बॉल है। इसे अंतरतम आंतरिक कोर यानी इनरमोस्ट इनर कोर कहा जा रहा है। ये पृथ्वी के भीतर गहराई में उच्च दाब होने के कारण ठोस अवस्था में है। उच्च दाब
प्रभाव लौह मिश्र धातु को पिघलने से रोकता है। ये आंतरिक कोर के अंतरतम क्षेत्र में एक क्रिस्टलीकृत संरचना है। ये क्षेत्र बाहरी परत से अलग है। इस नई परत के अस्तित्व में पहली बार लगभग 20 साल पहले विचार व्यक्त किए गए थे। इसकी पहचान भूकंपों के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों से एकत्रित आंकड़ों के माध्यम से की गई थी। इससे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 4 परतों की पहचान की जा चुकी है। ये 4 परतें हैं। सबसे पहले बात करेंगे भूपर्पटी की। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी या बाहरी परत होती है। ये पृथ्वी के कुल आयतन का 1% है। इसके 2 भाग हैं। एक है पतली महासागरीय क्रस्ट और दूसरी है मोटी महाद्वीपीय क्रस्ट। दूसरा है मेंटल। ये पृथ्वी की ठोस या फिर कहें लोचदार परत है। ये पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% है। ये 2 भागों में विभाजित है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। सबसे ऊपरी मेंटल और भूपर्पटी मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती है। इसके अलावा बाहरी कोर का तरल हिस्सा है। इसमें 80% लोहा, शेष निकेल और कुछ अन्य हल्के तत्व हैं। इसके अलावा बात करें आंतरिक कोर की, तो ये कोर का ठोस हिस्सा है। ये लोहा और निकेल के अलावा सोना, प्लैटिनम, पैलेडियम, चांदी और टंगस्टन जैसे भारी तत्वों से मिलकर बना है। अब पृथ्वी की जो 5वीं नई परत खोजी गई है, इसका अपना महत्व है। ये पृथ्वी पर करोड़ों से लेकर अरबों साल पहले घटित घटनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी। ये पृथ्वी के आंतरिक कोर और सबसे केंद्रीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक नया तरीका प्रदान करेगी। इससे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और आइए बात करते हैं नवाचार और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत जर्मनी विजन के बारे में। भारत जर्मनी सहयोग का उद्देश्य मानवता को लाभ पहुंचाना है। ये सहयोग दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के प्रति सम्मान से दृढ़ता पूर्वक निर्देशित है। दोनों देशों ने वर्ष 1974 में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में सहयोग पर अंतर सरकारी समझौते के तहत प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार में आपसी सहयोग को संस्थागत रूप दिया था। भारत जर्मनी सहयोग की प्रमुख पहलों की बात करें तो इसमें है हरित और सतत विकास साझेदारी। दोनों देश वर्ष 2022 में इस भागीदारी पर सहमत हुए थे। इसके तहत जर्मनी भारत को वर्ष 2030 तक 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता प्रदान करेगा और इसका उद्देश्य भारत की हरित विकास योजनाओं को समर्थन देना है। भारत जर्मनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र ये अत्याधुनिक विनिर्माण, एम्बेडेड सिस्टम, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सतत ऊर्जा या पर्यावरण जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से जुड़ी परियोजना को सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा है त्रिपक्षीय विकास सहयोग। दोनों देश वर्ष 2022 में इस पहल पर सहमत हुए थे। इसके तहत भारत और जर्मनी तीसरे देश में विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करते हैं। इसके तहत कैमरून, मालावी, घाना और पेरू में 4 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अग्रिम चरणों में है। वहीं स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भी भारत और जर्मनी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। वर्ष 2022 में इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया था। भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग हाइड्रोजन ऊर्जा क्लस्टर्स स्थापित कर रहा है और इसमें जर्मनी का फ्राउनहोफर गेसेलशॉफ्ट भी डीएसटी को सहयोग दे रहा है। ये एफएचजी की प्रौद्योगिकियों को भारतीय प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत करने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी विकास पर बल देता है। और आइए बात करते हैं जैव संरक्षण और जैव विविधता के बारे में। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों ने पहला समकालिक यानी सिंक्रोनाइज्ड गिद्ध सर्वेक्षण संपन्न किया है। समकालिक गिद्ध सर्वेक्षण 2023 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाउंडेशन नामक एनजीओ और 3 राज्यों के वन विभागों को शामिल किया गया था। ये सर्वेक्षण आयोजित किया गया था कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और अन्य सभी वनों में। इसके अलावा केरल के वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में और तमिलनाडु के मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में। जब अलग अलग समयों पर सर्वेक्षण किए जाते हैं तब दोहरी गणना की आशंका बनी रहती है। समकालिक सर्वेक्षण में दोहरे गणना की संभावना नहीं रहती है। गिद्धों को कंडोर्स भी कहा जाता है। ये एक बड़ा शिकारी पक्षी है। विश्व भर में इसकी 23 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। हिमालय, राजस्थान, गंगा का मैदान और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से इसकी मौजूदगी के मुख्य भौगोलिक क्षेत्र हैं। इन 9 प्रजातियों में से 3 प्रजातियां प्रवासी हैं। ये प्रवासी प्रजातियां हैं सिलेरियस गिद्ध, ग्रिफॉन गिद्ध और हिमालयन गिद्ध। इनमें सबसे कुशल मुर्दाखोर माना जाता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये सड़ती हुई लाशों से बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। लेकिन गिद्धों को और भी कई खतरे हैं, जैसे कि डाइक्लोफेनेक दवा के संपर्क में आने की वजह से इनकी संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। इसके अलावा बिजली की तारों से करंट लगने का खतरा इन्हें बना रहता है। साथ ही अवैध वन्य जीव व्यापार और शिकार से भी गिद्धों की संख्या कम हो रही है। गिद्धों के संरक्षण के लिए आरंभ की गई प्रमुख पहलें हैं
हैं, वर्ष 2006 में पशु चिकित्सा में डाइक्लोफेनेक दवा के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गिद्धों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए गिद्ध संरक्षण कार्य योजना की घोषणा की गई। वल्चर रेस्टोरेंट, गिद्धों की सैटेलाइट टैगिंग को बढ़ावा देने जैसे स्वस्थानीय संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं भारत में गिद्धों की प्रजातियों को। इसमें भारत की 9 गिद्ध प्रजातियां हैं, उनकी पहचान संबंधी विशेषताओं और उनके IUCN लाल सूची में दर्जे को दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं इनको सूची के अनुसार। और आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। फैब 4 या चिप 4 अलायंस, अमेरिका के नेतृत्व वाले फैब 4 सेमीकंडक्टर अलायंस की पहली बैठक संपन्न हुई। ये सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करने वाले विश्व के शीर्ष देशों का समूह है। इस समूह में ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। इस समूह को अमेरिका ने 2022 में प्रस्तावित किया था। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और लचीलापन बढ़ाना है। इसका वास्तविक लक्ष्य चीन में विनिर्मित चिप्स पर दुनिया की निर्भरता को कम करना है। और अगला टॉपिक है भारत में आंतरिक व्यापार। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंडिया ऑन द मूव एन एग्जामिनेशन ऑफ वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ इंटरनल ट्रेड इन इंडिया शीर्षक से एक पत्र जारी किया गया है। इसके मुताबिक भारत में आयातित वस्तुओं के घरेलू संचलन को शामिल करने पर अंतरराज्यीय व्यापार पर प्रवाह सकल घरेलू उत्पाद का 69% है। इसके अलावा जब केवल घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं को शामिल किया जाता है तो ये सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 35% है। अगला टॉपिक है अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 8। ये प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, भारत, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाएं हिस्सा लेती हैं। ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 to 2020 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। मातृ मृत्यु दर का मतलब है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु। इस रिपोर्ट में ये निष्कर्ष दिए गए हैं कि वर्ष 2000 से 2020 के बीच मातृ मृत्यु दर में 34% की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2020 में प्रत्येक दिन गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी उन जटिलताओं से लगभग 800 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी जिन्हें रोका जा सकता था। इसका मतलब है कि उपयुक्त कारण से प्रत्येक 2 मिनट में एक महिला की मृत्यु हुई है। वर्ष 2020 में सभी मातृ मृत्यु के लगभग 70% मामले उप सहारा अफ्रीका में दर्ज किए गए थे। सतत विकास लक्ष्य टारगेट 3.1 का उद्देश्य 2030 तक मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है। मिशन शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मिशन शक्ति की वर्तमान स्थिति पर रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मिशन शक्ति मिशन मोड में संचालित एक योजना है। इसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, रक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले उपायों को मजबूत करना है। इसमें केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2021 से 22 और 2025 से 26 की अवधि के लिए लॉन्च किया है। इसकी 2 उपयोजनाएं हैं, संबल और सामर्थ्य। संबल महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए है। इसमें 1 स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि पूर्व योजनाएं शामिल हैं। सामर्थ्य महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है, जिसमें उज्ज्वला, स्वाधार गृह जैसी पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल हैं। बिस्फेनॉल ए रसायन। हाल ही के अध्ययन में शहरी नालों में बिस्फेनॉल ए की उपस्थिति के कारण साउदर्न हाउस मच्छरों के त्वरित प्रजनन को रेखांकित किया गया है। बिस्फेनॉल ए तथा BPA एक रसायन है। इसका मुख्य रूप से पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है और इसी वजह से इसको बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर शेटर प्रूफ विंडो, आईवियर, पानी की बोतलों और एपॉक्सी रेजिन में किया जाता है। ये भोजन और पेय पदार्थों में भी पहुंच सकता है। इसके सेवन से वयस्कों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यह हार्मोन्स की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करके अंतःस्रावी तंत्र को बाधित कर सकता है। इसके अतिरिक्त ये भ्रूण, शिशुओं और बच्चों के मस्तिष्क और प्रोस्टेट ग्रंथियों को भी प्रभावित करता है। और आपको बताते हैं कि बिस्फेनॉल ए कैसे साउदर्न हाउस मच्छरों के जीवन चक्र को तीव्र करता है। आपको बता दें कि अपशिष्ट जल में 1 मिलीग्राम या लीटर BPA की मात्रा मच्छरों के जीवन चक्र को 13 से 10 दिनों तक कम कर सकती है। सपोज दैट अंडों का एक समूह है, तो इसको भ्रूणीय विकास में वृद्धि की वजह से अंडे सेने का समय 18 घंटे कम हो गया है, जिससे कि फिर लार्वा बनता है। और 20 HE के बढ़े हुए स्राव की वजह से लार्वा और प्यूपा चरणों के बीच का समय 10 से 15 घंटे कम हो गया है। आपको बता दें कि 20 HE एक स्टेरॉइड हार्मोन है और फोस्फोलिपेज A2 एंजाइम है। इसके बाद प्यूपा बनता है और प्यूपा के विकास पर इसका कोई प्रभाव नहीं है और अंडे सेने पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं है और प्यूपा के बाद एक मच्छर वयस्क हो जाता है।
एम्स फेशियल टूलबॉक्स फॉर इमोशन रिकॉग्निशन आफ्टर डिवाइस। एम्स नई दिल्ली ने मानवीय भावनाओं का पता लगाने के लिए आफ्टर एक नया उपकरण विकसित किया है। ये उपकरण भावनात्मक फेशियल एक्सप्रेशन डेटाबेस तैयार करेगा। ये व्यापक सामाजिक और जैविक प्रासंगिकता वाली छवियों का संग्रह करेगा। ये ऑटिज्म, सिजोफ्रेनिया और अवसाद से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज में मदद करेगा। ये भावनाओं का पता 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पर 3 आयामों में करता है: तीव्रता, स्पष्टता और प्रामाणिकता। लिकर्ट स्केल एक आयामी पैमाना है। इसका उपयोग शोधकर्ता उत्तर देने वालों का दृष्टिकोण और मत जानने के लिए करते हैं। सियांग यूनिंग त्योहार। सियांग यूनिंग उत्सव आदि समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये त्योहार अरुणाचल प्रदेश के बोलेंग में मनाया जाता है। ये त्योहार आदि समुदाय के नए साल की शुरुआत यानी वसंत ऋतु के आगमन और समुदाय के बीच बंधन को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। आदि एक प्रमुख जनजातीय समूह है। ये समुदाय लोअर दिबांग वैली जिले के निचले हिस्से में विशेष रूप से रोइंग और डम्बुक क्षेत्र में रहता है। आदि समुदाय निर्वाह के लिए मूल रूप से कृषि पर निर्भर है। आर्द्र चावल की खेती और झूम खेती दोनों प्रकार की कृषि करते हैं। पदम, मिलंग, कोमकर, मिनियोंग और पासी सामूहिक रूप से स्वयं को आदि समुदाय तथा पहाड़ी लोग बुलाते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।